आइए आज हम लोग डबल स्टार का थर्ड सेट करेंगे। ये डबल स्टार मेंस टेस्ट सीरीज है। आज हम लोग इसका सेट थर्ड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आज का टेस्ट है और ये टेस्ट थर्ड है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला दिया हुआ एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के परिणाम, क्षेत्रफल और परिणाम पर चर्चा करें। कथन: क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर है। दूसरा है परिमाप 12 सेंटीमीटर है। इसमें क्या सही होगा? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू गुने आधार और गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने 3 गुने 4 काट दीजिए, 3 दूनी 6। तो पहला कथन सही हो गया, 6 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब परिमाप देखते हैं इसका। परिमाप होता है त्रिभुज का सभी भुजाओं का जोड़। तो 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12, ये 12 आ गया। तो ये 12 सेंटीमीटर, ये भी सही है, मतलब इसका दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। कथन एक है, पहाड़ी क्षेत्र में गोइटर घेघा रोग एक सामान्य बीमारी है। कारण है इसका पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के भोजन में आयोडीन की कमी होती है। तो इसका दोनों कथन सत्य है। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिससे घेघा रोग हो जाता है। तो ये दोनों कथन, ये कथन इसका पुष्टि करता है, इसीलिए इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भुगतान संतुलन खाते के अंतर्गत आने वाले पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधारी। इसमें से कौन सा सही है? तो ये तीनों का तीनों सही है। पूंजीगत खाते में तीनों को शामिल किया जाता है। किसी देश के द्वारा शेष दुनिया के साथ किए जाने वाले आर्थिक लेन देन के वार्षिक वित्तीय विवरण की भुगतान संतुलन खाता कहलाते हैं। भुगतान संतुलन खाते के अंतर्गत पूंजी खाते को शामिल किया जाता है, जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधारी, एनआरआई जमाएं, बाह्य अनुदान आदि शामिल होता है। इसलिए इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, डी। अगला है न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, न्यायिक विधायी और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। दूसरा है, यह मौलिक अधिकारों की रक्षा को सुदृढ़ करता है। तीसरा है, यह शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है। उपयुक्त में से सही कथन को चुनें। तो क्या होगा इसका? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इसको बना रहे हैं, आप लोग चाहें तो पहले आंसर इसका दे सकते हैं कमेंट में, उसके बाद आप आंसर मिला भी सकते हैं। इसका डी होगा। ये तीनों कथन सत्य है। जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निकलकर कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है, तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ये पहला कथन का पुष्टि करता है। दूसरा है, न्यायिक सक्रियता का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करना, खासकर जब कार्यपालिका एवं विधायिका ऐसे करने में विफल रहती है। तो ये दूसरा का पुष्टि हो गया। और तीसरा है, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार सरकार के अंगों को अपने अधिकार क्षेत्र में काम करना चाहिए। न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत के विरुद्ध मानी जाती है, क्योंकि न्यायपालिका अन्य अंगों के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। तो तीसरा का भी ये पुष्टि हो गया। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथक विकिरण के लिए अपारदर्शी होते हैं। तो ये दोनों कथन इसका सही है। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। इसका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का संबंध वायुमंडल के तापमान के वृद्धि से है। जैसे जैसे CO2 बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान भी इंक्रीज होता जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेज वे गैसेज हैं जो वायुमंडल के तापमान में अत्यधिक बढ़ा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखते हैं, पृथ्वी में नाइट्रोजन जो है वो आपको 78.08% है
ऑक्सीजन 20.98% है। आर्गन ये 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपको 0.038% मात्रा में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की पृथ्वी के तापमान संतुलन ऊष्मा बजट करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। इसको आप देखने के लिए कह सकते हैं कि इससे प्रमुख समझौता जो हुआ था वो क्योटो पर प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, और पेरिस जलवायु समझौता हुआ था 2015 में, जिसमें CO2 को नियंत्रण करने की बात कही गई थी। अगला है दूरी तथा विस्थापन के बारे में नीचे दिए कथनों में विचार कीजिए। इसमें क्या क्या कौन कौन सा कथन सही नहीं है यह बतलाना है आपको। तो दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है, ये सही है। दूरी में परिणाम तथा दिशा दोनों होती है जबकि विस्थापन में केवल परिणाम होता है, ये गलत है, ये आपको उल्टा कर दिया गया है। दूरी में इसको उल्टा कर दिया गया है आपको, ये गलत इसका है। तीसरा है दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होता है, ये सही है। और विस्थापन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है परंतु कभी शून्य नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। तो इसका 2 और 4 ये दोनों गलत है। देखिए इस दोनों का मुख्य रूप से अंतर कहा जाए तो आप कह सकते हैं दूरी किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि होता है। दूरी का SI मात्रक होता है। दूरी केवल परिणाम व्यक्त करता है। दूरी सदैव धनात्मक और शून्य होता है। विस्थापन भी एक दूरी का परंतु न्यूनतम दूरी का विस्थापन कहते हैं। जैसे अगर किसी को कहा जाए कोई यहाँ से चला है और यहाँ तक आना है तो ये यहाँ तक इसका दूरी हो गया, लेकिन इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ये इसका विस्थापन होगा। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन में परिणाम और दिशा दोनों व्यक्त करता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला मैथ का सवाल है। देखिए ये आपको खुद से बनाना है, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका अलग से आपको एक वीडियो बना के डाल देंगे। इसका केवल एक सही होगा। अगला है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने किस वर्ष स्टाम्प एक्ट पारित किया था? 1865, 1765, 1965, 1770। तो ये 1765 में किए थे। प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था फ्रांस की पराजय के अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया है। अमेरिकी उपनिवेश इंग्लैंड के करों व व्यापक विरोध किया और सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। ये भी आपको याद रखना है। अमेरिकी क्रांति 1776 के तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी है जो 16 सितंबर 1773 में को माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट को 1965 के युद्ध के जीत के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल कर्मभूमि है। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। लाल बहादुर शास्त्री उनकी समाधि दिल्ली में स्थित है जिसे विजय घाट कहा जाता है। यह 1965 के भारत पाक युद्ध की जीत का प्रतीक है। दूसरा है भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है जिसे कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप कुछ का नाम सुन लीजिए। समता स्थल जगजीवन राम का है। चैत्र भूमि BR अम्बेडकर का है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी का। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का। राजघाट महात्मा गांधी का। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का। शांति स्थल इंदिरा गांधी का। अभय घाट मोरारजी देसाई का। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। उदय भूमि KR नारायण का। वीर भूमि राजीव गांधी का। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। स्मृति स्थल इंद्र कुमार गुजराल का और जननायक स्थल चंद्रशेखर का। ये आपको इतना याद रखना है। ठीक, अगला भी मैथ का सवाल है, इसको भी आप लोग खुद बनाइएगा। इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है।
इसमें x का वैल्यू 50 हो जाएगा। ये आप लोग खुद बनाइएगा, नहीं बनेगा कमेंट कर दीजिएगा, हम अलग से इसका एक वीडियो डाल देंगे। अगला, स्तंभों को सम्मिलित कीजिए। स्तंभ एक, समूह एक और समूह को दो को मिलाना है। हृदय क्या करता है? तो ये एक पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है। धमनियां, तो धमनियां ऑक्सीजन रहित रक्त संचारण करती है। और शिराएं, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचालन करती है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में अधिनियम है और सूची 2 है जब कब पारित हुआ था, ये वो है। भारत शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1878 में हुआ था। शाही पद अधिनियम, ये 1876 में हुआ था। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम, ये 1861 में हुआ था। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, ये 1879 में 69 में हुआ था। तो इसका 1 का 2, 2 का 1, तो देखिए 1 का 2, 2 का 1 का 2, 2 का 1, इसका डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कार्य की विमा क्या है? M0 L2 T-2, L-1 L-2 T-2, ML2 T-2, इनमें से कोई नहीं। तो ML2 T-2 होता है। कार्य के बारे में समझ लेते हैं। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य होता है बल तथा विस्थापन अदिश गुणनफल होता है। कार्य को कह सकते हैं आप बल गुने विस्थापन। कार्य का SI मात्रक जूल होता है, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड का माइनस स्क्वायर होता है। कार्य का CGI मात्रक अर्ग होता है 1 जूल। 1 जूल बराबर कह सकते हैं 10⁻7 अर्ग होता है। कार्य की विमा ML² T-2 होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1956 में हुआ था। यह गलत है, 1956 में नहीं, 1946 में हुआ था। अगला है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये 26 दिसंबर नहीं, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, भारत का निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। तो ये सही है। तीसरा नंबर सही है। भारत का प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर सिद्धार्थ है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया था और बेंगलुरु के प्रथम डाकघर में स्थापित किया गया था। चौथा है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर केरल में है। तो अभी ये बताए हैं कंप्यूटर को, ये आपको कहाँ लगाया गया था? तो ये नई दिल्ली में लगाई गई थी। तो पहला, दूसरा और चौथा इसमें गलत है। पहला, दूसरा और चौथा गलत है। अगला है, लोक लेखा समिति की भूमिका के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। पहला है, यह CAG की रिपोर्ट की जांच करता है। तो यह सही है, यह CAG की रिपोर्ट को जांच करता है। दूसरा है, यह नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करती है। तो ये गलत है। और यह संसद की अस्थायी समिति है, यह भी सही है। तो इसका 1 और 3 सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इस समिति का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 से हुआ था और इसका पहला बार इसको 1921 में स्थापित किया गया था। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। यह भी याद रखेंगे। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति का कार्यों के बारे में बात करें तो सरकार के वार्षिक लेखों का जांच करता है। यह समिति द्वारा भारत सरकार के लेखों के संदर्भ में CAG द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करती है। इस समिति में प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कहा जाता है।
इसे मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य नहीं होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का कोई सदस्य चुना जाता है। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला है भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार क्या है? भौतिकवाद दर्शन, राज्य दर्शन, समाज दर्शन, इनमें से कोई नहीं। तो ये भौतिकवाद दर्शन होता है। भूमंडलीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिससे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आयाम शामिल है। भूमंडलीकरण मुख्य रूप से भौतिक वस्तुओं, धन व संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं। राज्य दर्शन के बारे में बात करें तो यह राज्य दर्शन सरकार द्वारा राज्य के नीति, राजनीति, स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार और कानून जैसे अवधारणाओं का अध्ययन करता है। और सामाजिक दर्शन की बात करें तो सामाजिक दर्शन समाज के व्यक्तियों के व्यवहार, सामाजिक व्यवस्थाओं और सामाजिक मूल्यों की प्रकृति की अध्ययन करता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला रीजनिंग का सवाल है, इसको भी आप खुद बनाइएगा। इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कथन सही है। पहला है यह प्रमुख धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, यह प्रमुखता धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्वों के मौजूद होने के बावजूद धर्म जीवन पर हावी नहीं था। तो ये सही है। अगला, इस सभ्यता के दौरान भारत में कपड़े बनाने के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। तो यह भी सही है। ये इसमें सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों कथन इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं। शेरशाह सूरी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसके काल में भूमि माप के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। यह बिल्कुल सत्य है। यह बिल्कुल सत्य है। अगला है, इन्होंने सर्वप्रथम सासाराम में कबूलियत एवं पट्टा प्रथा के शुभारंभ किया था। यह भी सही है। अगला है, इसके काल में भू राजस्व की दर कुल उपज का 1/7 था। यही इसका गलत है और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। 1/7 नहीं, 1/3 था। और इन्होंने पाटलिपुत्र को पटना के रूप में पुनः स्थापित किया था। यह भी गलत है। यह भी सही है। गलत नहीं, यह भी सही है। शेरशाह सूरी के बारे में अगर कहा जाए तो इन्होंने घाघरा का युद्ध 1529 में मोहम्मद लोदी की तरफ से भाग लिया था। 1529 में ही बंगाल के शासक नुसरत खां को पराजित कर शेर खां का उपाधि हजरत आला की उपाधि धारण की थी। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को लड़ा गया था, जिसमें इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर भारत के सत्ता गद्दी पर बैठे थे ये। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म को चुनिए। भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु कच्छ है। तो पश्चिमी बिंदु सबसे कच्छ है। तो ये कच्छ नहीं है, यह आपको गुहार मोती है। तो यही इसका गलत है। गुजरात के कच्छ जिले में है, ना कि कच्छ है। अगला है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किबुथु है। यह सही है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकोल है और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पेगमिनियन पॉइंट है। यह भी सही है। अगर भारत का क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार का बात किया जाए तो ये 3214 है और पूर्व से पश्चिम कहा जाए तो ये 2933 है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है और भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कुल अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर से मैथ का सवाल है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल
आपका 22 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संगम शासक हरिहर द्वितीय मैसूर और कांची को विजयनगर में मिलाया था। देवराय प्रथम सेना में तुर्की धनुर्धरों को शामिल किया था। देवराय द्वितीय सेना में मुस्लिमों को भर्ती किया था। और बुक्का प्रथम ये तीनों समुद्रों को स्वामी कहलाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली तथा कांची को जीतकर विजयनगर में मिलाया था। हरिहर द्वितीय ने राज परमेश्वर और महाराजा धीराज जैसा उपाधि धारण किया था। साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत इन्होंने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया। हरिहर द्वितीय को बहमनी से गोवा व बेलगांव भी छीन लिया था। बुक्का द्वितीय के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने वेदमार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम को साहित्यकारों को 3 समुद्रों को स्वामी कहा है। बुक्का प्रथम अपने वैदेशिक नीति के विस्तार के लिए एक दूतमंडल चीन भेजा था और माना जाता है हरिहर और बुक्का को संयुक्त शासन चलाया था। अब देवराय प्रथम का बात किया जाए तो देवराय प्रथम सेना में तुर्की धनुर्धरों को शामिल किया था। सिंचाई कार्य हेतु देवराय प्रथम ने हरिद्रा या हरिहर नदी या तुंगभद्रा नदी में बांध बनाकर जिन्होंने अनेक नहरें निकाली थी। इन्हीं के समय में निकोलो डी कॉन्टी भारत आया था और इनके द्वारा देवराय प्रथम को शक्तिशाली राजा कहा गया था। अगला है देवराय द्वितीय के बारे में अगर बात किया जाए तो देवराय द्वितीय को संगम वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है। देवराय द्वितीय ने अनेक उपाधियां धारण की थी। गजबेटकर, जिसको गज हाथियों का शिकारी, व इमादी देवराय का उपाधि धारण की थी। अगला देखते हैं, पृथ्वी के प्रॉपर्टी के प्रमुख तत्वों के वजन के अनुसार आरोही क्रम में चुने। ऑक्सीजन, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, लोहा ए है। बी है ऑक्सीजन, अल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। सी है ऑक्सीजन, कैल्शियम, अल्युमिनियम, सोडियम। और डी है अल्युमिनियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, सोडियम। तो इसका आपको ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। देखिए इसमें अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है 46%, 46.60 होता है। सिलिकॉन होता है उसके बाद 27.72। फिर अल्युमिनियम होता है 8.13। फिर लोहा होता है 5%। कैल्शियम 3.63%। सोडियम 2.83%। पोटासियम 2.53% और मैग्नीशियम 2.09%। अन्य जो होता है उसमें 1.41% होती है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन कौन सा उपबंध नहीं है? 6 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा व देखभाल, ये है। अगला है, कार्यपालिका के न्यायपालिका के पृथक्करण का उपबंध, ये भी है। पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का अधिकार, ये भी है। भारत में सभी लोगों को समरसता व समान भातृत्व की भावना को बढ़ावा देने का उपबंध, ये नहीं है। यह मूल कर्तव्य में वर्णित है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यह मूल कर्तव्य में है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये पहला जो दिया है 6 वर्ष, ये अनुच्छेद 45 में है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में है। और पर्यावरण संवर्धन, ये आपको 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगला है, धर्म ना तो पुस्तक में है, ना ही बौद्धिक विकास में और ना ही तर्क में। तर्क, सिद्धांत, पुस्तक और धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म की सहायक हैं। धर्म आत्मा ज्ञान में है। किसने कहा था? तो ये स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया था, बुरे से बुरा देश राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, और वेदों की ओर लौट चलो। राजा राम मोहन राय का कथन है, ईश्वर एक है और उसका कोई अंत नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक हैं। दूसरा कथन है उनका, अंधविश्वास व कृतियां समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है।
और बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी और बहिष्कार अपनी उसकी शाखाएं हैं। इसके अलावा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये इनका भी कथन था। अगला सवाल है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैंडेटनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? दीपांकर गुप्ता, केट डेंस, बेलेस्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो ये गिडेंस हैं। अगला, हाल ही में किस देश के पुएंग्लो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया, जापान, ग्वाटेमाला, आइसलैंड। तो ये ग्वाटेमाला में हुआ है। अगला फिर से मैथ का सवाल है, इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फेदोमीटर किसको मापता है? तो ये समुद्र की गहराई को मापता है। बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। हाइग्रोमीटर ये आपकी वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। अल्टीमीटर ये ऊंचाई को मापता है। तो 1 का 4, 2 का 1, 1 का 4, 2 का 1, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है योजनाएं हैं और उसका प्रारंभिक वर्ष है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यह 1980 में शुरू हुआ था। अन्नपूर्णा योजना यह 2000 में शुरू हुआ था। मनरेगा ये 2006 में शुरू हुआ था और काम के बदले अनाज कार्यक्रम ये 1977-78 में हुआ था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा देख लीजिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम ये 77-78 में हुआ था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 77-78 में। अंत्योदय योजना कार्यक्रम ये भी 77-78 में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में। DWCRA 1982 में। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में। नेहरू रोजगार योजना 1989 में। 10 लाख कुआं योजना 1988-89 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में। जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002-2003 में। अंत्योदय अन्न योजना ये 2000 में हुआ था। अगला है संसद के प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना व्हिप सचेतक होता है, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में हो। व्हिप की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के स्पीकर द्वारा। तो ये राजनीतिक दल द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना व्हिप होता है, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में। सचेतक पद का उल्लेख ना तो संविधान में है ना ही सदन के नियम में है। सचेतक का कार्य के बारे में बात करें तो पार्टी के सदस्यों को पार्टी की आधारित नीति के अनुसार व्यवहार और मतदान करने का निर्देश देना, महत्वपूर्ण मतदान सत्रों के दौरान सभी सदस्यों को उपस्थिति सुनिश्चित कराना और सदस्यों को पार्टी की स्थिति के बारे में सूचित करना, उनके मतदान पैटर्न को ट्रैक करना। अगला है राजा राज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? नागर शैली, बैसर शैली, द्रविड़ शैली, इनमें से कोई नहीं। तो ये द्रविड़ शैली था। द्रविड़ शैली के मंदिर मुख्य रूप से बहुमंजिलीय होते हैं। इस शैली में विशिष्टताओं में प्रकार, चदीवारी, गोपुरम जिसको प्रवेश द्वार कहते हैं, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह, मंडप और विशाल संकेंद्रित प्रांगण तथा अष्टकोणीय मंदिर संरचना आदि होती है। द्रविड़ शैली का जनक पल्लव शासकों को माना जाता है। इस शैली को चोल काल में चरमोत्कर्ष पर थी, किंतु विजयनगर काल में हास्य हो गया। बृहदेश्वर मंदिर को 1987 में विश्व धरोहर सूची में घोषित कर दिया गया था। ये भी याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए क्या सत्य है। ये भी आपको मैथ का सवाल है। इसका सी हो जाएगा।
ए हो जाएगा, दोनों सत्य है इसका। अगला है, निम्न में से कौन यांत्रिक लाभ के लिए सही है? आयाम बट्टे भार, भार बट्टे आयाम, भार भुजा बट्टे आयाम भुजा, आयास भुजा, और इनमें से कोई नहीं। तो ये भार बट्टे आयस होता है, ओ सॉरी, आयस बट्टे भार होता है। नहीं, ये गलती हो गया है, आयस भार बट्टे ही आयस होता है, ये भार बट्टे आयस होता है। यांत्रिक लाभ का कहा जाए, बराबर होता है भार बट्टे आयस, आयास। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्थलाकृत, जैविक क्रिया, समय, जलवायु, उपयुक्त में से कौन मृदा निर्माण को नियंत्रित करता है? तो ये चारों नियंत्रित करता है। स्थलाकृत, जैविक क्रिया, समय व जलवायु सभी मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह परत है जो चट्टान के टूटने व पेड़ पौधों के जीवित जीवों को सड़ने व गलने से बनती है। मृदा निर्माण की 5 मूल कारकों में मूल पदार्थ, स्थलाकृत, जलवायु, जैविक क्रिया और समय द्वारा नियंत्रित होता है। मृदा की सबसे ऊपरी परत को ओ संतत कहते हैं, सबसे निचली परत को सी संतत कहते हैं। ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो पहली अध्यक्ष के बारे में कहा जा रहा है, आपका ए है एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता, सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर, नीलनी सेन गुप्ता 1933 कलकत्ता और विजयलक्ष्मी पंडित 1937 फैजपुर। तो यहाँ पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में कहा जा रहा है, तो ये सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर होगा। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में कहा जाएगा तो ये एनी बेसेंट होगी। और तीसरा नीलनी सेन गुप्ता थी, ये तीसरी है, ये दूसरी है और ये पहली है। अगला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करें। अगला पहला है, भारतीय संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उपबंध है। असत्य कथन को इसमें चुनना है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका अगर बात किया जाए तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, दिल्ली के विशेष प्रावधान के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 239(a)(1) में किया गया है, यह भी सही है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन करता है, यह भी सही है। वर्तमान में दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, तो ये गलत है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली और पुडुचेरी में तो है लेकिन लद्दाख में नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये लद्दाख नहीं होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 239 में बात किया जाए तो संघ शासित प्रदेश का प्रशासन है। 239 के क में है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल और मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन। 239 को बता ही दिए हैं, डबल ए यही होगा। अगला सवाल देखते हैं अब, 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था? मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये आपको रीजनिंग का सवाल है, बी इसका आंसर हो जाएगा, मैथ और रीजनिंग का। आप कहिएगा तो हम अलग से एक वीडियो बना देंगे उसका। अगला, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल हवा के गति को अवरुद्ध करने में उष्णता उत्पन्न करते हैं, बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विसरण रोकते हैं,
बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात में गर्मी का विकिरण करते हैं। तो सी इसका सही हो जाएगा। बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। बादलों वाली रातें साफ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी की सतह पर निकलने वाली गर्मी दीर्घ तरंगों को अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। रात के दौरान पृथ्वी की सतह ठंडी हो जाती है, ऊष्मा विकिरणित करती है। बादल इस ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और इसे वापस पृथ्वी के निचले वायुमंडल की ओर विकिरणित करते हैं, जिससे सतह का तापमान अधिक बन जाता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला में नदी है, दूसरा में उद्गम स्थल है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये बेतवा नदी का विंध्य क्षेत्र है। दूसरा है गोमती नदी का, तो इसका फुलहर झील है। बूढ़ी गंडक नदी, इसका रामेश्वरम की पहाड़ी, और केन नदी कैमूर पहाड़ी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, समाचार पत्र और संस्थापक कौन सम्मिलित नहीं है, वह बतलाना है। तो प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये सही है। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये सही है। कवि वचन सुधा, भरतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी सही है। हिंदुस्तान स्टैंड, ये गलत है। हिंदुस्तान स्टैंड ये गिरीश चंद्र घोष का नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा का है। ये याद रखेंगे, ये गिरीश चंद्र घोष का नहीं होगा। इसका बी आंसर हो जाएगा। ये भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सी आंसर है। अगला है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका डी हो जाएगा, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। खतरे के संकेत के रूप में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्कैटरिंग बराबर हो जाएगा आपको 1/λ⁴, जहां लैम्डा तरंगदैर्घ्य है। चूंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कोहरे, धुएं या बारिश जैसे खराब मौसम की स्थिति में भी लाल प्रकाश बिना अधिक बिखरे लंबी दूरी तक तय कर सकता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अल्पाधिकार बाजार से संबंधित नहीं है? ए है, अल्पाधिकार बाजार के फार्मों की संख्या कम होती है। अल्पाधिकार बाजार में उत्पादन विच्छेदित होती है। अल्पाधिकार बाजार के नई फर्मों के प्रवेश में काफी बाधाएं आती है। अल्पाधिकार बाजार में क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इसका बी हो जाएगा। अल्पाधिकार बाजार में उत्पादक विच्छेदीकृत होते हैं। विच्छेदीकृत उत्पादन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में विशेष इसलिए है। अल्पाधिकार बाजार वह रूप होता है जिसमें वस्तु के कुछ बड़े विक्रेता होते हैं। इन विक्रेताओं या उत्पादक फार्मों के बीच प्रतियोगिता होती है, ये याद रखेंगे। अगला है 45, देवराय द्वितीय को संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है और उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सिलोन से उड़ीसा तक हो गया था। तो इसमें इसका दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है। देवराय द्वितीय के साम्राज्य विस्तार में सिलोन श्रीलंका से गुलमर्ग तथा उड़ीसा के मालाबार तक किया था। देवराय द्वितीय के उत्तराधिकारी मल्लिकार्जुन गद्दी पर आसीन हुए, जिसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। उन्होंने खुरासान से सुल्तान मिर्जा शाहरुख ने अपने दूत के रूप में भेजा था। अगला है, शब्द आइसोफाइट किसे संदर्भित करता है? आइसोफाइट
समान तापमान वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रेखा, वनस्पति की समान ऊंचाई वाले स्थानों से मिलने वाली रेखा, वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों से मिलने वाली रेखा, समुद्र जल में लवणता की समान मात्रा में दर्शाने वाली रेखा। तो बी हो जाएगा वनस्पति के समान ऊंचाई वाली स्थलों से मिलने वाली रेखा। अगला देखते हैं, यदि लोकसभा भंग हो जाए तो अध्यक्ष पद कब तक रिक्त होता है। लोकसभा भंग होते ही पद रिक्त हो जाता है, चुनाव की घोषणा होते ही पद रिक्त हो जाता है, नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक वो पद पर बने रहते हैं, मंत्रिमंडल के इस्तीफा के साथ वो अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो सी हो जाएगा, नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का प्रावधान दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा अपने ही बीच के साधारण बहुमत से किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। चलिए अगला इसमें देख लेते हैं। आपको पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर थे। पहली महिला अध्यक्ष के बारे में कहा जाए तो ये मीरा कुमार थी। इनका कार्यकाल 2009 से 2014 था। और दूसरी महिला अध्यक्ष के बारे में कहा जाए तो ये सुमित्रा महाजन थी। ये आपको कांग्रेस के कार्यकाल में थी और ये बीजेपी। चलिए अगला देखते हैं। एक वस्तु को 20% की छूट पर 1020, ये मैथ का क्वेश्चन है, आपको 1020 में बेचा जाता है। यदि 20% छूट के साथ स्थान पर 199 की छूट पर बेचा जाता है तो यह क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आप खुद कर लीजिएगा। 1076 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी का कारण होता है। पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। तो ये यूरोक्रोम होता है। मूत्र का सामान्य पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। यूरोक्रोम लाल रक्त कोशिका के टूटने से बने बिलिरुबिन नामक पदार्थ से उत्पन्न होता है, जिसके बाद से गुर्दे मतलब किडनी द्वारा यूरोबिलिन में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे मूत्र को पीला रंग मिलता है। अगला है, महरौली के लौह स्तंभ किस सम्राट की उपलब्धियों का वर्णन करने वाले अभिलेख हेतु प्रसिद्ध है। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। महरौली स्तंभ, लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियों का वर्णन करने के लिए अभिलेख हेतु प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का प्रमुख शासक था, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। महरौली लौह स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार के पास स्थित है। शकों के विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र व उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने समुद्रगुप्त वैवाहिक संबंध द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अगला है, देखते हैं, जैव विविधता को अल्फा, बीटा व गामा नामक श्रेणियों में किसने विभाजित किया था। नॉर्मन मायर्स, चार्ल्स डार्विन, HR विटेकर, इनमें से कोई नहीं। तो ये HR विटेकर किए थे। 1972 में जैव विविधता RH विटेकर ने अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया था। जैव विविधता मापन तात्पर्य प्रजातियों की संख्या एवं उनके समृद्धि को आकलन है। अल्फा विविधता यह सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय अथवा आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजातियों की विविधता को दर्शाता है। अगला देखते हैं, यही मैथ का सवाल है आपको। नहीं, पेरेन्नेज पर्वत किन दो देशों के मध्य
सीमा का निर्धारण करती है? जर्मनी व फ्रांस, जर्मनी व पोलैंड, फ्रांस व स्पेन, जर्मनी व स्पेन। तो ये फ्रांस और स्पेन के बीच है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस व स्पेन के मध्य सीमा निर्धारित करती है। अगला सवाल है, अगला मैथ का सवाल है, ये 52 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का थीम क्या था? एकजुटता, समानता, स्थिरता, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, साझा समृद्धि के लिए शांति। तो एकजुटता, समानता और स्थिरता। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका में किया गया था। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया था। 2020 का सम्मेलन का आयोजन 2026 का आयोजन यूएसए में होगा। 2026-27 के कार्यकाल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद को पुनर्निर्वाचित हुआ है। अगला सवाल है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मोहम्मद इकबाल, विजयलक्ष्मी पंडित, श्री अरबिंदो, रफीक जकारिया। तो ये रफीक जकारिया हैं, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अगला सवाल है, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट के तपरोधन बनाने के लिए, सीमेंट को जमने में विलंब के लिए, सीमेंट को महीन बनाने के लिए, सीमेंट के जमने पर अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए। तो सीमेंट के जमने के विलंब के लिए होता है ये। जिप्सम को सीमेंट के एक मंदक के रूप में मिलाया जाता है ताकि पानी मिलाने से सीमेंट को शीघ्र जमने की प्रक्रिया को धीमा हो जाए। यह सीमेंट को जमने में संघनित होने वाले सख्त होने से पहले उसे तैयार करने के लिए पर्याप्त समय देता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। यह जिप्सम नहीं मिलाया जाता तो सीमेंट में पानी डालने के तुरंत बाद वह तेजी से जम जाएगा और कंक्रीट डालने से या सही आकार देने में समय नहीं बचेगा। जिप्सम का सूत्र कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 × 2H2O होता है। अगला है, चोल काल में प्रचलित साल भोग क्या थी? सैन्य व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, सिंचाई कर, भूमि के प्रकार। तो ये भूमि का प्रकार था। अगला सवाल देखते हैं। 58 का आंसर 35 हो जाएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? शेर, बाघ, एशियाई हाथी, गेंडा। तो धरोहर पशु की बात की जाए तो ये एशियाई हाथी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर सक्संबत है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल है, पूर्ण आर्थिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश की विरलन माध्यम से सघन माध्यम में हो जाती है। बी है, प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। सी है, घटना का कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। बी और सी दोनों। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है। यह आपतन कोण ऐसा होता है जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ऐसा आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। जब आपतन कोण का मान को क्रांतिक कोण से बढ़ाया जाता है तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण हैं, हीरा का चमकना, मृच्छका का बनना, दूरसंचार मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर, इंटोस्कोपी और कांच के चटकने वाले दरारों से चमकीली दिखाई देना।
अगला सवाल है, परमाणु के नाभिक में एक न्यूट्रॉन बढ़ जाने से क्या होता है? नाभिक में धन आवेश की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु में रासायनिक प्रकृति बदल जाती है, परमाणु में परमाणु भार बढ़ जाता है, परमाणु में परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। तो सी हो जाएगा, परमाणु का भार बढ़ जाता है। परमाणु के नाभिक में दो मुख्य कण होते हैं, प्रोटॉन जो धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन जो उदासीन होता है। परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है। चूंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसलिए उन्हें जोड़ने से नाभिक के कुल धनावेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग चेनाली नसारी सुरंग है। इसमें सही आपको बतलाना है। तो ये गलत है, चेनाली सरसारी सुरंग नहीं, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीरपंजाल सुरंग है। दूसरा है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। तो ये सही है। अगला है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। तो ये 7 नहीं, NH-44 है। तो केवल 2 सही है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला पुरस्कार दिया हुआ है, दूसरा में क्षेत्र है। तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रेमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और ऑस्कर पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा में पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, मैनबुरकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, बोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार का उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला देखते हैं, भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 241, 239, 240, 217। तो ये अनुच्छेद 241 में दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान 241 में दिया गया है। भारत में अभी कुल 25 उच्च न्यायालय हैं अभी। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर में खुद का उच्च न्यायालय है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था। अब देख लेते हैं कुछ केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जो आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये कलकत्ता उच्च न्यायालय, पुडुचेरी ये मद्रास उच्च न्यायालय, दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप ये बम्बई उच्च न्यायालय और लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय, और चंडीगढ़ पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? 2025, 2026, 2027, 2028। तो ये 2026 किया है। इसके अलावा कृषक वर्ष के रूप में भारत का भी मध्य प्रदेश किया है, ये भी आप एक बार देख लेंगे करंट अफेयर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो यही गलती है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 को कहा जाता है। इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा तीनों सही है। इस अधिनियम में केंद्रीय व प्रांतीय विषय को अलग कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ था। मॉन्टेगू भारत के राज्य सचिव व चेम्सफोर्ड भारत के वाइसरॉय थे। यही आपको एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद बनाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने के लिए नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का अगला भाग अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क का मध्य भाग मेंडुला। तो ये मेंडुला करता है। मेंडुला ऑब्लंगाटा मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है जो पोन्स व मेरुरज्जु के बीच स्थित होता है। मेंडुला में कई केंद्र होते हैं जो हृदय की गति, रक्त प्रवाह, सांस लेने की दर जैसी अनैच्छिक शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल, हाउ हाउ टू पी फॉर वॉर रॉबिन्स। तो यही डी गलत है इसका। ये रॉबिन्स नहीं, किन्स किया था, किन्स लिखा था। 70 फिर से एक मैथ वाला सवाल है, इसका बी आंसर हो जाएगा 870। अगला है बालकृष्ण समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? राज्य पुनर्गठन का विचार, दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का सुधार, संवैधानिक उपबंधों की समीक्षा। बी हो जाएगा दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा। बालकृष्ण समिति का गठन 1987 में किया गया था। इसका उद्देश्य दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन व संबंधित विचार को लिए किया गया था। बालकृष्ण समिति को सरकारिया समिति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगला है इसको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। नंदवंश, कुषाण वंश, कण्व वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश। तो पहले हो जाएगा नंद वंश, फिर हो जाएगा शुंग वंश, फिर हो जाएगा कण्व वंश और फिर होगा गुप्त वंश। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नंद वंश यह आया था आपको 344 से 324 323 ईसा पूर्व में। इसका संस्थापक महापद्मानंद था, जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी, और इसी का बेटा था आपको धनानंद, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य शासन किए थे। अगला है शुंग वंश। शुंग वंश इसका स्थापना 185 में किया गया था और 73 ईसा पूर्व तक यह शासन किया था। इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। अगला है कण्व वंश। इसका स्थापना 75 ईसा पूर्व में किया गया था, जो 30 ईसा पूर्व तक चला था। इसके संस्थापक वासुदेव थे। और गुप्त के श्रीगुप्त थे इसके संस्थापक। अगला सवाल है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। इसके अलावा अगला सवाल देखते हैं। ये भी आपको रीजनिंग का सवाल है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 75। अनुच्छेद और प्रावधान सही सम्मिलित आपको दिखलाना है। अनुच्छेद 247A ग्राम सभा के शक्ति का कार्य, ये सही है। 243C पंचायतों की संरचना, ये भी सही है। 243F पंचायती सदस्य के लिए अयोग्यता, ये भी सही है। 243O पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति, ये गलत है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 243O में पंचायतों के निर्वाचन के मामले के न्यायालय के हस्तक्षेप की बात कही है। इसका डी होगा। अगला है नीचे दिए गए जंतु व उनके कोष्ठ की संख्या को इसका सही मिलान नहीं है। जंतु और कोष्ठ की संख्या है। तिलचट्टा में 13 होता है, ये सही है। पक्षी व स्तनधारी में 4 होता है, सही है। मछली में 4 नहीं, मछली में 2 होता है और केचुए में 8, ये सही है। इसका सी से सही आंसर हो जाएगा। तिलचट्टा में 13 होता है, मछली में 2 होता है, सरीसृप में 3 होता है, मेढक व उभयचर में 3 होता है, पक्षी व स्तनधारी में 4 होता है, केचुए में 8 होता है। अगला 77, इसका 6 आंसर हो जाएगा। अगला है भारत की पहली तरल हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT देहरादून। इसका बी हो जाएगा IIT बॉम्बे।
अगला है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की गठन किया जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे? तो ये कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1938 में इसका स्थापना किया गया था। 1938 में इसका स्थापना किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ये भी याद रखेंगे। अगला है, NaCl कौन सा बंध है? सहसंयोजी, उप सहसंयोजी, आयनिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये आयनिक है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। इनमें सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। क्लोरीन परमाणु इस इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। अगला है, सहसंयोजी की बात किया जाए तो सहसंयोजी बंध परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को साझा कर बनाते हैं, आमतौर पर गैर धातु के बीच। और उप सहसंयोजी बंध एक विशेष प्रकार का सहसंयोजी बंध है जहां साझा किए गए इलेक्ट्रॉन जोड़े गए परमाणु द्वारा किया जाता है। अगला है, ऑरेंज बुक किस देश के सरकारी दस्तावेज है? जापान, नीदरलैंड, अमेरिका, रूस। ये नीदरलैंड का है। जापान और बेल्जियम का ग्रे बुक है। और इसके अलावा ग्रीन बुक इटली और ईरान का है। येलो बुक फ्रांस सरकार का है। व्हाइट पेपर भारत और ब्रिटेन का है। व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन, जर्मनी का है। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का है। ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकारी इसको संयुक्त रिपोर्ट है। अगला सवाल है, साइनोकोबालामिन को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, बी, विटामिन B12। तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 है, जो जल में घुलनशील विटामिन है। यह मस्तिष्क स्वास्थ्य तंत्रिका, ऊतक स्वास्थ्य व लाल रक्त कणिका के उत्पादन के लिए आवश्यक है। इसमें देखिए, विटामिन डी का नाम कहा जाए तो यह कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी का नाम कहा जाए, ये कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी का कहा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन ए का बात कहा जाए तो रेटिनॉल है, रेटिनॉल है। भारत में मुद्रास्फीति नापने में किसका उपयोग किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, GDP, अवर स्फीति कारक, इनमें से सभी। तो ये डी हो जाएगा, इनमें से सभी का किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना राज्य से स्पर्श नहीं करती है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो ये उड़ीसा राज्य का सीमा नहीं स्पर्श करता है। तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को किया गया था। आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। तेलंगाना की सीमा 4 राज्य से मिलती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगला सवाल देखते हैं, नीति आयोग के संबंध में असत कथन का चुनाव कीजिए। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा राज्य संघ क्षेत्र के उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये सही है। अगला है, यह सरकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण अपनाता है, यह भी सही है। और भारत सरकार को थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और राजनीतिक व तकनीकी सलाह प्रदान करता है, यह भी सही है। इसमें गलत भी है, यह केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्यों को वित्त आवंटित करता है। ये योजना आयोग का बात करता था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजक में किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन। तो यह क्लोराइड होता है। क्लोराइड कागज उत्पादन में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला विरंजक ब्लीचिंग एजेंट है, जो लुगदी के रंग को प्रभावी ढंग से हटाकर सफेद चमकदार बनाता है। क्लोरीन गैस Cl2, सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2 जैसे विभिन्न रूप से किया जाता है। अगला मैथ का सवाल है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। नियोन का
बोरबेरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉन का विन्यास है तो 2 और 8 है। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, जिसमें बेरी के नियम के अनुसार 2n² होता है। जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर होता है। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होती है, यह भी याद रखेंगे। अगला है, वर्तमान में भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 9, 10, 11, 22। तो ये 11 होता है। अक्टूबर 2025 में 5 भाषाएं मराठी, पाली, प्राकृति, असमिया को जोड़ने के बाद कुल 11 भाषाएं हो गई है। शास्त्रीय भाषा का बात किया जाए तो तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में, मराठी को 2024 में, पाली को 2024 में, प्राकृतिक को 2024 में, असमिया को 2024 में और बंगाली को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अगला 90 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकपाल के शक्ति के बारे में सही है? लोकपाल एक संवैधानिक निकाय है, गलत है। लोकपाल के पास सीबीआई जांच एजेंट के निर्देश देने व उन पर अधीक्षण करने की शक्ति है, इसको देखते हैं। अगला है, लोकपाल अपनी वार्षिक रिपोर्ट सीधे संसद में पेश करता है, गलत है। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है, तो ये गलत है। इसका बी सही हो जाएगा। 65 वर्ष नहीं, ये 70 वर्ष होता है और ये सभी अपने राष्ट्रपति को देते हैं, ना कि सीधे संसद में। और लोकपाल का बात किया जाए तो ये आपको सांविधिक इकाई है, ना कि संवैधानिक है। कार्बोहाइड्रेट का अपघटनोपरांत अंतिम रूप में क्या बनता है? अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, माल्टोज। ये ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद मोनोसैकेराइड होता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट शर्करा में टूट जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, जिसके बाद छोटी आंत द्वारा रक्त प्रवाह को अवशोषित किया जाता है। अमीनो अम्ल ये प्रोटीन का पाचन का अंतिम उत्पाद है। ग्लिसरॉल या वसा फैट पचाने में फैटी एसिड के साथ बनता है। अगला है, ये भी आपको मैथ का सवाल है, इसका 250 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल है, मॉनसून की उत्पत्ति संबंधित तापीय सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? एडम हेली, फ्लोन, अल्फ्रेड वेगनर, आर्थर होम्स। तो ये एडमंड हेली द्वारा किया गया था। एडमंड हेली ने वर्ष 1956 में एशियाई मॉनसून की उत्पत्ति का व्याख्या के लिए तापीय सिद्धांत का चिरसम्मत सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। तापीय सिद्धांत के अनुसार मानसून महाद्वीप एवं महासागरों के उष्मन के अंतर के कारण में से अत्यंत तापीय विरोधाभास का परिणाम है। अगला फिर से एक मैथ का सवाल है, इसका आपको बी हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वैज्ञानिक और खोज, तो गोल्ड स्टीनर प्रोटॉन का खोज किए थे, चैडविक न्यूट्रॉन का, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का और जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत का। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की घोषणा की गई है? 3, 4, 5, 6। तो 5 प्रकार की गई है। प्रस्तावना का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, राष्ट्र की एकता, अखंडता स्थापित करना है। इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय की चर्चा की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान में की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा व अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखेंगे। प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेष प्रस्तावना के संविधान को परिचय पत्र की संज्ञा भी देते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में
इसमें समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता को सबको शामिल किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संगठन को भारत छोड़ो आंदोलन का आधिकारिक तौर पर समर्थन किया नहीं किया था? हिंदू महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी। तो उपयुक्त सभी, इनमें से किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया था। अगला मैथ का सवाल है, इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला है, वैदिक काल के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? ऋग्वेद काल का राज्य का मूल आधार ग्राम था। ऋग्वेदिक समाज प्रीतिसत्मात्मक समाज था। इस काल में विधवा विवाह प्रथा प्रचलन में थी। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। तो ये पहला इसका गलत है, ग्राम नहीं, इसका कुल था, मतलब कि परिवार था। मूल आधार परिवार था। परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था या गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था। ग्राम का प्रमुख ग्रामिक होता था। इसमें आप इसको कह सकते हैं ऐसे करके कि ये आपको कुल में कह सकते हैं आप कुल, इससे बड़ा होता था ग्राम, इससे बड़ा होता था विश्व, इससे बड़ा होता था जन, और जन से बड़ा होता था राष्ट्र। आज का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सा अंग हमारे चलते फिरने में मदद करता है? हड्डी, त्वचा, मांसपेशियां, अंग। तो इसमें हड्डी और मांसपेशियां करता है। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मांसपेशियां शरीर की संरचना का सहारा प्रदान करती है, जबकि हड्डियां शरीर की संरचना को सहारा प्रदान करती है, जबकि मांसपेशियां सिकुड़न व ढील होने पर गति उत्पन्न करती है। हड्डियों की कुल संख्या 206 है। इसी के साथ आपका आज का सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।